This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. प्यार को समझने के लिए क्या रिलेशनशिप कोच की ज्यादा जरूरत है? तो रिश्तों को मैनेजमेंट करना हम भूल से चुके हैं। अचानक से कहाँ बैरियर आ गया? जो आपने रिश्ते में जब आप किसी के साथ आए थे तो क्यों आए थे? कौन सा बेहतर है आज के दौर में, लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज कुछ सालों में खत्म होने वाली है। जिन कमियों के साथ आपको बड़े अट्रैक्टिव लगे थे वो उनको साथ आप अपना सकते हो, तभी चलेगा, वो चाहे लव मैरिज हो या चाहे अरेंज मैरिज हो। लड़कियों को जो लड़के का अक्खरपन बहुत पसंद आता है, समय बाद वही चुभने लगता है। जहाँ पर ना रिलेशनशिप में आप जिस चीज को चाहते हो कि आज ये इग्नोर कर दे, कल ये बेहतर हो जाएगा, वो 100 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। लोग कहते हैं कि असली जो प्यार होता है वो शादी के बाद शुरू होता है, ऐसा है क्या? बहुत बार आपने सुना होगा लोगों को कि ये तो बदल गया। बदला नहीं है, क्योंकि उसने सामने जो ना अपना बेस्ट चीज दिखाया था, अब आपको रियल चीज दिख रही है। तो शॉर्ट्स में और पुरानी फटी टी शर्ट में नहीं कभी दिखा होगा, और वो बंदी कभी नाइटी में ऐसे घूमते घर में नहीं दिखी होगी, अच्छे मेकअप में, टिप टॉप कपड़ों में दिखी होगी, बढ़िया मैनरिज्म। आप रेस्टोरेंट होटल में गए तो चेयर के पीछे खींच के आपको बिठाया होगा उसने। लेकिन शादी के बाद असली प्यार इसलिए शुरू होता है कि आपकी कमियां जो है वो दिख रही अब हैं। भाव का प्यार होता है। ठीक है, जैसे आप अपने प्रोफेशन को इम्प्रूव करके अच्छा करना चाहते हो, तो हमें रिश्तों पर भी काम करने की ज़रूरत होती है, और रोज होती है। बट रिलेशनशिप में भी अगर हस्बैंड कहीं से आया है या वाइफ कहीं से आई है या गर्लफ्रेंड, हर वक्त उनको बेस्ट दिखाना पड़ रहा है। अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को एक ही बात रोज कहनी पड़ रही है तो वो नहीं चलेगा कभी भी। अगर आपकी गर्लफ्रेंड हमेशा आपसे सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही कर रही है तो वो कभी भी नहीं चलेगा। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बतकही चौक पे। बतकही चौक पर इस बार हमने जिसे बतौर मेहमान बुलाया, हमने उनसे जानने की कोशिश की कि ये जो इमोशन होता है वो क्या होता है। तो बतकही चौक पे बतौर मेहमान प्रीति त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपका धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करने के लिए। तो सबसे पहले यही जो आपने कहा, इमोशनली इंटेलिजेंस, रिलेशनशिप कोच, इतना जल्दी क्या हमें इन सब की जरूरत पड़ने लगी? आखिर आज के दौर में क्या इनकी जरूरत है? इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है आजकल। अब जो आपने ये क्वेश्चन किया, आजकल, पहले क्यों नहीं पढ़ती थी और अचानक इतनी ज़्यादा क्यों पढ़ रही है? क्योंकि क्या है ना, हम आजकल बहुत से ऐसे नियम हैं, बहुत से ऐसे रिचुअल्स हैं हमारे, जिनको हम मानने में क्वेश्चन करने लगे हैं। चाहे वो एक आपका ऑफिस का माहौल हो, चाहे वो आपके स्कूल का माहौल हो, चाहे ये सारी चीज़ें, तो उन सारी चीज़ों पे अब हम क्वेश्चन करने लगे हैं। सवाल ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले अगर आप देखेंगे, जैसे हमारे माता पिता ने जो बोल दिया तो हमने उसको कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में। हमने हमेशा ये सोचा कि जो उन्होंने बोला है तो कुछ इसके पीछे कारण, कुछ पॉजिटिव कारण ही होंगे, इसलिए बोला है। तो इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ रही है जगह जगह, कि भाई आप जो रिएक्शन कर रहे हो, आप जो एक्शन कर रहे हो, वो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आपके जीवन में, इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ रही है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस को ना, देखिए ब्रिजेश जी, 4 हिस्सों में अगर आप देखें तो, एक है, अगर आप 4 हिस्से करें इमोशनल इंटेलिजेंस में, एक होता है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, सेकंड होता है आपका सेल्फ मैनेजमेंट, थर्ड होता है आपका सोशल अवेयरनेस, और फोर्थ होता है आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब पहला आता है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है इमोशनल इंटेलिजेंस में कि क्या मैं अपने बारे में अवेयर हूँ कि मैं कैसी हूँ। क्योंकि हम सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं, बहुत बार हम सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस आपको ये सिखाती है कि अपने बारे में सेल्फ अवेयर होना। अब आता है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है? तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस का ये सेकंड क्वेश्चन ये है कि रोड रेज हो गया, ठीक है, आपसे मेरी कुछ जैसे बतकही हो गई, अच्छा, हाँ। ठीक है, हाँ। बतकही कहते हैं। तो मैंने कैसा रिएक्ट किया आपके सिचुएशन पे, तो सेल्फ मैनेजमेंट मेरा कैसा है, समझ रहे हैं आप? तो वो सेल्फ मैनेजमेंट मेरा कैसा है। सेकेंडली, जो तीसरा जो हमने बताया, सोशल अवेयरनेस, मतलब एम्पैथी, कि आसपास के लोगों को लेके हम एम्पैथेटिक हैं कि नहीं।
क्योंकि हम आसपास के लोगों को ना आजकल, मैं शायद आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि अपने बारे में बहुत ज़्यादा हम सोचने लगे हैं। मैं मतलब मेरा ही सब कुछ, मेरा वो। तो सोशल अवेयरनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग हो रहा है। नाउ द फोर्थ कम्स इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यहाँ पे भी इमोशनल इंटेलिजेंस, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। क्योंकि देखिए, हर परिवार में पहले भी लड़ाइयाँ झगड़े सब कुछ होते थे, लेकिन वो रिलेशनशिप को मैनेजमेंट करना पड़ रहा है अब। वो लोग उस चीज़ को मैनेज कर लेते थे क्योंकि रिश्तों को ऊपर रखते थे। अब क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी हो रही है, तो रिश्ता तो गया, लेकिन मेरी बात ऊपर हुई कि नहीं हुई, अहम आ गया है, ईगो आ गया है। तो रिश्तों को मैनेजमेंट करना हम भूल से चुके हैं। इसलिए जो आजकल आप कह रहे हैं ना, ये चारों जो मैंने आपको डिवाइड करके बताया, आप देखिए हर जगह इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी हो रही है, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन पहले रिश्ते बेहतर तरीके से निपटते थे, लोग को अपने बारे में बोध होता था, सब कुछ बेहतर था, और कोई ये नहीं कि लिखा पढ़ी होती थी। हाँ, कोई कोच की जरूरत नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं, घर से ही सब कुछ बेहतर है। हाँ, रिश्ते सही। हाँ। तो अचानक से कहाँ बैरियर आ गया? बैरियर वही है, पहली बात तो ये जो हमने पहले बात किया। सेकेंडली, हम वैल्यूज़ जैसे सिद्धांतों पे काम नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना कि बस मेरा अपना फ़ायदा होना चाहिए, चाहे मेरा इमोशनल फ़ायदा हो, चाहे रिश्तों को लेके फ़ायदा हो, चाहे फाइनेंशियल फ़ायदा हो, चाहे मतलब मेरी सोशल स्टेटस को लेके फ़ायदा हो। तो वैल्यूज़ और सिद्धांतों को हम शायद पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इस वजह से जो ये कह रहे हैं ना आप कि पहले ऐसे चल जाते थे, अब नहीं चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा रीज़न है। नहीं, पहले तो ऐसा था, चाचा मामा फूफा भाई भतीजा का तो रिश्ता आपको घर में सिखा दिया जाता है, आज भी सिखा दिया जाता है, ये फूफा ये बुआ। एक नया रिश्ता आज के दौर में बहुत तेजी से उभरा है, प्यार। तो प्यार को समझने के लिए क्या रिलेशनशिप कोच की ज़्यादा ज़रूरत है? हाँ, प्यार को समझने के लिए रिलेशनशिप की कोच की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास लड़के लड़कियाँ जो स्कूल कॉलेजेस के हैं, हस्बैंड वाइफ 15-15 20-20 साल की शादियों वाले, अभी पिछले साल एक 33 साल की शादी के बाद डिवोर्स हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो प्यार को समझने के लिए रिलेशनशिप कोच की और इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। हम उनको ये भी बताते हैं कि भाई शुरू में आप इनसे क्यों जुड़े थे, क्या ऐसी क्वालिटीज़ थी आपकी उनकी कि जो आपको आकर्षित किया था। जामवंत की तरह याद दिलाना पड़ता है। लिटरली हम एक ना DDG करके टर्म यूज़ करते हैं, डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन। तो हम उनको लिटरली समझाते हैं कि भाई जो आपने डिलीट कर दिया है वापस जाइए। आपने जिस चीज़ को डिस्टॉर्ट कर दिया है कि मतलब ये तो हमेशा से ऐसे ही होता है, तुम तो ऐसे ही हो, या जनरलाइज कर दिया तुम्हारा तो हमेशा से यही बिहेवियर था, तो हम उनको रिटर्न भेजते हैं कि भाई जो आपने डिलीट कर दिया है ना, वापस जाइए। जो आपने रिश्ते में जब आप किसी के साथ आए थे तो क्यों आए थे। तो ये सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी करनी पड़ती हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए करनी। मैंने आपको जैसे बताया कि 33 साल की शादी का डिवोर्स हुआ है, बड़े बेटे की शादी के बाद, आप समझ सकते हैं। तो ये है, ये सिचुएशन चल रही है। ये तो एक और टर्म आता है इसी में शादी में कि अभी सानिया नेहवाल है, हाँ, प्लेयर है, न्यूज़ उनका आया, वो लव मैरिज था उनका। हाँ, उन्होंने she's तलाक, breaking, हाँ, छोड़ रहे हैं वो लोग। उन्होंने कल स्टेटस लगाया इंस्टाग्राम पे कि अब हम अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, मैं जी, परेशान ना कीजिए। अब इसी में आप चूंकि दोनों तरीके के रिश्तों को बहुत करीब से देखती हैं, रोज काउंसलिंग करती हैं, कौन सा बेहतर है आज के दौर में, लव मैरिज अरेंज मैरिज? बेहतर से पहले मैं आपको 2-3 फैक्ट्स बताना चाहूँगी, मतलब जो कि ज़्यादातर ये होने वाला है। अरेंज मैरिज कुछ सालों में ख़त्म होने वाली है। अच्छा, हाँ, कुछ सालों में ख़त्म होने वाली ये है। आपकी स्टडी कहती है? ये स्टडी है, और 2030 तक 40% लड़कियां शादी नहीं करेंगी। ऐसा क्यों? हाँ, ये स्टडी कहती है। अच्छा, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और बेहतर की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो शादी में ना, या फिर आपका देखेंगे आप, मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनका रिलेशन ना क्लास 9th से वो एक साथ हैं, और वो 15 साल की शादी 16 साल की शादी निभा रहे हैं, अच्छी खासी मैरिज चल रही है। और कुछ ऐसे हैं
कि जो साल 1.5 साल 2 साल भी नहीं चला और उसके बाद उनका मतलब पता नहीं क्या क्या हो गया, कुछ तो सुसाइड पे पहुंच गए। एक देयर वाज अ बॉय, एक लड़का था कि वो साल भर तक बस ही वाज जस्ट ड्रिंकिंग ओनली कि ब्रेकअप हो गया और ये सारी चीज़ें। तो जब बेहतर की हम बात करें ना तो हमको वैल्यूज़ और सिद्धांतों की बात करनी पड़ेगी जहाँ पर आएगा। तो वैल्यूज़ और सिद्धांत ना, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अगर आपके वैल्यूज़ और सिद्धांत सही हैं और आप उनको फॉलो करते हो तो दोनों में काम आएगा। बेहतर वाली कोई बात नहीं है, हम कैसे हैं वो सामने आता है। सो इसमें बेहतर वाली बात नहीं है, दोनों बेहतर हो सकती हैं, लेकिन आप उसको निभाना कैसे चाहते हो। क्या आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो रिश्तों में? क्या आप उनकी कमियों को, जिन कमियों के साथ उनको आपको बड़े अट्रैक्टिव लगे थे वो उनको साथ आप अपना सकते हो, तभी चलेगा वो, चाहे लव मैरिज हो या चाहे अरेंज मैरिज हो। पहले तो एक माइंडसेट होता है लड़कियों को, जो लड़के का अक्खरपन बहुत पसंद आता है कि ये रफ टफ रहता है, सेविंग नहीं करता है, कैजुअल रहता है वो, लेकिन एक समय बाद वही चुभने लगता है। हाँ। ज्यादातर केसों में ऐसा है क्या? ऐसा है, मैं आपको बताऊं। तो शुरुआत में पसंद क्यों आता है और बाद में पसंद क्यों नहीं आता, वो भी बताइएगा। हाँ, शुरुआत में पसंद इसलिए आता है क्योंकि जब आप एक हार्मोन्स का बड़ा भारी खेल होता है। अच्छा। हार्मोन्स का ही ज़्यादातर खेल होता है, मैं आपको बताऊं। जो टीनेजर्स और ये सारी चीज़ें ना, जहाँ पर भी, चाहे वो एल्डरली लोगों के भी साथ भी अफेयर्स जो चल रहे हैं आज के 40-50 वाले भी, वहाँ भी हार्मोन्स का ही खेला चल रहा है और टीनेजर्स का भी हार्मोन्स वाला ही खेला चल रहा है। तो जो आप कह रहे हैं ना कि जो पहले पसंद आता है और बाद में क्यों नहीं पसंद आता है, एक बात आपको बताऊं मैं, यही आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया एक्चुअली, कि जो ना बहुत बार हम ना प्यार के चक्कर में या कुछ देख करके चीज़ें हमें पसंद नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, स्टडी कहती है, और जब मैं इनसे इनफैक्ट कल परसों ही मेरी एक काउंसलिंग में मैंने उस लड़की से पूछा कि अब तुम ऐसे बोल रही हो कि वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो नया नया कर रहा है, पहले भी उसने ऐसा ही किया होगा। तो कहती कि मुझे लगा कि शायद ये ठीक हो जाएगा, और प्यार मोहब्बत में थोड़ा बहुत ये सब चलता है। तो मैं बताऊं आपको ब्रिजेश जी, एक क्वेश्चन मैंने इसलिए बोला बहुत अच्छा है क्योंकि ये मैसेज जाना चाहिए कि जब आप किसी अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का ना कोई एक चीज़ ये सोचते हो कि ये शादी के बाद या प्यार मोहब्बत थोड़ा हमारा आगे बढ़ जाएगा तो ठीक हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर ना रिलेशनशिप में आप जिस चीज़ को चाहते हो कि आज ये इग्नोर कर दें, कल ये बेहतर हो जाएगा, वो 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपने अक्सर ये सुना होगा, पेरेंट्स अक्सर ये बोलते हैं कि शादी करा दो, ये आदतों से सुधर जाएगा। हमारी तरफ ज़्यादा चलता है। हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला। शायद हर जगह ही शादी करा दो, ये सुधर जाएगी या सुधर जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा तो जिम्मेदारी आ जाएगी। हाँ, लेकिन ये इतना मिथ है, इतनी गलत बात है ये, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप जिम्मेदारियां तभी निभा पाओगे जब आप एक सही टर्म में किसी के साथ होगे। अब आप एक छोटी सी बात, तो रिलेशनशिप की तो बात ही छोड़ दो आप, मेरा आपका, चाहे आप फ्रेंड कह लो, चाहे मेंटोर कह लो, चाहे जैसा भी कह लो, जो भी वो हमारा थोड़ी देर के लिए, अगर हम लोग में आपस में बात ना बने, हमारी आपस में कोई, जैसे कहते हैं ना, हमारे पटरी नहीं खा रही है, ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है, ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है, तो यहाँ 1 घंटे की बात में भी हम एक दूसरे की कोई चीज पसंद नहीं करेंगे ब्रिजेश जी, समझ रहे हैं आप। तो जब आप कहते हैं अंदर से इरिटेशन हो रहा है, हाँ ये ऐसे रख दे रही है, आप कहोगे मैं ऐसा सोचूंगी ऐसे क्यों कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर इंसान की आदतें ठीक नहीं है और रिलेशनशिप में कुछ आप चीज़ें इग्नोर कर रहे हो, तो ये जो लोग कहते हैं ना ये चीज़ें शादी के बाद या रिलेशनशिप के बाद सुधर जाएगी, जिस बच्चे को आप कह रहे हो कि जिम्मेदारी के बाद जब हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा, तो बच्चे का ना दूध की बॉटल गर्म करने में भी एक दूसरे से लड़ पड़ोगे, उसकी नैपी चेंज करने में भी लोग एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। तो ये बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं, ये आप अगर आसपास लोगों से सर्वे करोगे ना, बात करोगे, तो जो लोग कहते हैं ना कि अरे वो ड्रिंकिंग के उसमें था तो वो चेंज हो गया, ठीक हो गया, नहीं, वो 10 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स बढ़ जाती हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हम बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, अच्छा ठीक, फर्क नहीं पड़ा, अब तो ये मेरे घर की हो गई, या अब तो ये मेरा घर का हो गया, तो ठीक है, मैं अगर पीता हूँ तो मैं 2 पैक पीता था तो अब 4 पी के आऊँगा, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। यही डिफरेंस है और यही होता ही है। तो लोगों को ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि शादी और रिलेशनशिप से हमारी जो बुरी चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। शादी और रिलेशनशिप से या कोई चीज़ को आगे बढ़ाने से बुरी चीज़ों को जब तक हम सॉर्ट आउट पहले नहीं करेंगे, वो ठीक होने की बजाय 100 टाइम्स बढ़ जाएंगी।
अच्छा, एक और सवाल होता है कि लोग कहते हैं कि असली जो प्यार होता है, जो सही प्यार होता है, वो शादी के बाद शुरू होता है। शादी के पहले वाला जो जितने प्यार होते हैं वो सब दिखावा, छलावा होता है। असली अंडरस्टैंडिंग वो वहीं से शुरू होता है। ऐसा है क्या? हाँ, काफ़ी हद तक सही है ये। रीज़न इसके पीछे मैं आपको बता रही हूँ, जब भी हमने पिछली बार में उसमें भी हमने ये बात किया कि देखिए, शादी से पहले आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं या कोई भी, तो आप अपना बेस्ट दिखाते हो ना हमेशा, कोई भी इंसान अपना बेस्ट, चाहे वो आउटफिट है, चाहे वो बिहेवियर है, चाहे अपना मैनरिज्म डीओ तक स्पेशल लगा के जाते हैं, जो सबसे अच्छा वाला डीओ है। बिल्कुल, ये डीओ वाली बात पे भी हम बात जरूर करेंगे। तो आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करते हो, ठीक है ना, कि जो सबसे अच्छा है हम जो है उसी चीज को दिखाएंगे। तो इंसान ना डिल्यूजन में रहता है कि नहीं नहीं ये तो ऐसा ही है। बहुत बार आपने सुना होगा लोगों को कि ये तो बदल गया, बदला नहीं है, क्योंकि उसने सामने जो ना अपना बेस्ट चीज दिखाया था। अब आपको रियल चीज दिख रही है। वो आपको शॉर्ट्स में और पुरानी फटी टी शर्ट में नहीं कभी दिखा होगा, और वो बंदी कभी नाइटी में ऐसे घूमते घर में नहीं दिखी होगी, अच्छे मेकअप में, टिप टॉप कपड़ों में दिखी होगी, बढ़िया मैनरिज्म। आप रेस्टोरेंट होटल में गए तो चेयर की पीछे खींच के आपको बिठाया होगा उसने। लेकिन शादी के बाद असली प्यार इसलिए शुरू होता है कि आपकी कमियां जो है वो दिख रही हैं। अब भाव का प्यार होता है। तो अगर आप उसके बाद एडजस्ट करके और इंसान को पसंद करने लगे हो, तो हाँ, आपकी बात काफ़ी हद तक 80% मैं कहूँगी सही है कि हाँ, उसके बाद ही असली प्यार शुरू होता है। डीओ वाली बात आप रह गई थी। हाँ, डीओ वाली बात की बात ये है ब्रिजेश जी, ये एक्चुअली कपल्स को ये मैसेज जाना चाहिए कि क्या होता है ना, शादी के बाद ना हम हर चीज़ को छोड़ देते हैं, ठीक है। आप एक बात बताइए, हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, जैसे मैं ही हूँ, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस। मैं आपको बताऊँ, अभी मैं एक साइकोलॉजिस्ट है डेनियल गोलमैन, मैं उनकी बुक्स, अभी मैं उनका एक वीडियो सुबह सुबह देख के आई हूँ, उनका एक टॉक देख के आई हूँ कि मतलब कि समथिंग टू इम्प्रूव, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, या आप भी जिस प्रोफेशन में हैं, हमेशा डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव ही करने की कोशिश करता है हर इंसान। लेकिन जब रिश्तों की बात आती है ना, तो हम उसी बनियान में घूमते रहेंगे, हम उसी नाइटी में घूमते रहेंगे, हम कोई नई चीज़ प्लान नहीं करते हैं, हम एक दूसरे के इमोशंस का ख्याल नहीं रखते हैं। क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, क्या चीज़ पसंद है, क्या अपने आप को हम टिप टॉप करके रख रहे हैं, क्या हम अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, कि एक्चुअली क्या हम अपने हाइजीन का, जो डीओ वाली बात है, क्या हम अपने हाइजीन का, अच्छी खुशबू, अच्छे कपड़े, अच्छे उस तरह से रहने का प्लान कर रहे हैं। तो ये बात है। तो कपल शुड गेट दिस मैसेज कि भाई ठीक है, जैसे आप अपने प्रोफेशन को इम्प्रूव करके अच्छा करना चाहते हो, तो हमें रिश्तों पर भी काम करने की ज़रूरत होती है, और रोज होती है, रोज डेली होती है। शादी होने के बाद सबसे पहले लोग यही छोड़ते हैं, यही छोड़ देते हैं, हवाई चप्पल में शॉर्ट्स में पहन के निकल दिए, कैसे भी लेडीज़ भी कैसे करके रह रही। अरे आपको ऐसे मतलब सीरियल वाली हीरोइन बन के नहीं रहना है, बट बेसिक हाइजीन का तो ख्याल रखना ही चाहिए ना। नई नई चीज़ें, थोड़ा बहुत प्लानिंग तो करना ही चाहिए ना एक दूसरे का साथ। आजकल के जो रिश्ते की मनोवैज्ञानिक जर्नी हम कहें, वो कैसी होती है? मैं वाली है जर्नी, मैं वाली जर्नी है मनोवैज्ञानिक जर्नी, क्योंकि मेरी चीज अगर नहीं पूरी हुई तो तुम खराब हो। आपकी मनोस्थिति क्या चल रही है उसके बारे में मैं नहीं सोचूंगी कि मतलब मैं गई तो ब्रिजेश जी ने मुझे ठीक से क्यों नहीं ट्रीट किया, उनका मैं ये नहीं सोचती हूँ। जैसे मैं रिश्ते की बात कर रही हूँ नॉर्मल, ये तो खैर हमारा एक प्रोफेशनल वाली बात ऐसे हो गई, बट रिलेशनशिप में भी अगर हस्बैंड कहीं से आया है या वाइफ कहीं से आई है या गर्लफ्रेंड, तो हर वक्त उनको बेस्ट दिखाना पड़ रहा है। भाई एक्सेप्ट करो ना, आपका पार्टनर है वो शायद किसी ऐसी चीज़ से निकल के आ रहा हो, मे बी फ्रस्ट्रेटेड है, मे बी किसी चीज़ को लेके परेशान है। तो अगर उस मोमेंट पे कुछ गड़बड़ हुआ है तो गिव सम टाइम ना, थोड़ा सा तो समय दो एक दूसरे को, थोड़ा समझने की कोशिश करो। तो ये मनोवैज्ञानिक जर्नी जो आपने बोला ना कि हम सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं, मैं पे अटक गए हैं हम, कि मेरा नहीं ठीक हुआ तो तुम किस कंडीशन में हो, दैट डजंट मैटर टू मी। तो यहाँ पे हम मात खा रहे हैं। कुछ कॉमन पैटर्न आपने नोटिस किया है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते आगे पति पत्नी में बदल जाते हैं, तब्दील हो जाए? कुछ कॉमन पैटर्न ऐसा रहता है? लाइक जैसे मैं किसी को डेट कर रहा हूँ या एक्स किसी वाई को डेट कर रहा है, उन दोनों में कोई कॉमन पैटर्न अच्छा ये है तो पति पत्नी बन जाएंगे, नहीं तो आगे ब्रेकअप ही ब्रेकअप है? हाँ, अगर
बिल्कुल सही बात है। जैसे देखिए, आप ना रोज कॉमन पैटर्न की जो ब्रेकअप वाली बात मैं बताती हूँ आपको। अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को एक ही बात रोज कहनी पड़ रही है, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा कभी भी। अगर आपकी गर्लफ्रेंड हमेशा आपसे सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही कर रही है, तो वो कभी भी नहीं चलेगा। ये कॉमन पैटर्न है, मतलब दो चार ऐसी चीज़ें हैं। और जो चलने वाली चीज़ होती है ना, दोनों की तरफ से एडजस्टमेंट एट एनी लेवल, मतलब आपके डे टू डे लेवल में भी होगा, आपके प्रोफेशन में भी होगा, आपकी फैमिली को लेकर के भी ऐसा होगा कि वो एक दूसरे के कंसर्न होंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप में कोई प्रॉब्लम हुई भी तो एक दूसरे के साथ सुलह करके बात करने की कोशिश करेंगे, ना कि मेरी चीज़ सॉल्व नहीं हुई तो हट जाओ। तो ये अगर पैटर्न होगा तभी चीज़ें चलेंगी, चाहे वो 20 साल पुरानी शादी हो या रिलेशनशिप हो, या चाहे 6 महीने। अच्छा, एक मेरे मित्र हैं ब्रिजेश तिवारी, उनके साथ एक दिक्कत ये है कि उनको कोई भी चीज़ बड़ी नहीं लगती है, मतलब चाहे किसी भी रिश्ते में। उन्होंने कहा कि सामने आज खाना जल गया ठीक है, आज ये हो गया ठीक है, आज ये हो गया ठीक है, हर चीज में ठीक है। तो ये भी कोई बीमारी है कि वो व्यक्ति ही ठीक है? नहीं, वो उनको समझ आता है, इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट है वो। बिकॉज इमोशनली ऐसा थोड़ी है कि रोज उनके घर खाना जल जाता होगा, रोज चीजें खराब हो जाती होंगी। लेकिन वो, आपने ये बात क्यों लाई? क्योंकि आपको बड़ा ही ये पॉइंट टच किया कि यार ये बंदा कैसा है, इसको ये चीज भी ठीक लग रही है। ये कंप्लेन भी आता है ना हर तरफ से कि कैसे हर जगह ठीक हो सकता है, कि वो ब्रिजेश तिवारी मैं ही हूँ। मैं वही सोच रही थी, आप ही तो है ब्रिजेश। जैसे अभी कल के दिन था कि एक वीडियो किसी और टाइम जाना था और चला किसी और टाइम गया, ग्रुप में वो कंप्लेन आ रहा है, फिर भी मैंने देखा, मैंने कहा ठीक है चला, वो कल दुरुस्त हो जाएगा। कहीं पे भी ऐसी समस्या होती है कि मेरे को समस्या पहले अगर कहीं मतलब कोई भी सुनाई दे, दिखाई दे, तो मेरे को ऐसा लगता है अच्छा ठीक है ना, हाँ। ऐसा तो थोड़ा ना कि दुरुस्त नहीं हो जाएगा, हो जाए, तो मेरे को चीज बड़ी ही नहीं लगती है। तो फिर घर वाले या कोई कहता है कि कौन सी ऐसी चीज होगी जो तुझे किक करेगी, तो ही मैंने आपसे पूछा कि ये बीमारी है क्या? नहीं, ये बीमारी नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये इमोशनली इंटेलिजेंट बंदे की निशानी होती है, जो इमोशनली इंटेलिजेंट होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए एक छोटा एग्जांपल देती हूँ, मेरी काम वाली अगर मेरी काम वाली देर से आई या उसने कोई काम खराब कर दिया, ठीक है, तो या तो मैं उस पर चिल्ला दूं, समझ रहे हैं आप, चाहे वो घर का भी कोई मेंबर हो, या तो मैं उस पर चिल्ला दूं और चिल्ला के उसको भला बुरा कह के और उसको निकाल दूं, या ये करना है वो करना है जैसे कर दूं, या तो मैं उस सिचुएशन को उस समय, सेल्फ मैनेजमेंट वाली बात है ये। आप जो कह रहे हैं ना, आप सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं। आप, ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि ठीक है तो उसके बाद आपने चीज़ों को छोड़ दिया होगा। आपने फिर उनको, जो भी होंगे लोग, उनको गाइड किया होगा कि देख भाई ऐसा था, सो हम ऐसे करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। सो ये इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान की निशानी होती है। तो या जैसे मैंने बताया ना कि ये मेरी काम वाली, तो या तो मैं उसको समझाऊं कि भाई ये चीज़ ऐसे होना चाहिए था एंड मुझे इसी तरह से पसंद है। लेकिन एम क्या है? हमारा काम होना चाहिए, चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए। चीज़ें खराब होना और चीज़ें इम्प्रूव होना, तो इम्प्रूव उसी इंसान के साथ हो सकती है जो इमोशनली इंटेलिजेंट होता है। तो ये इसी में एक चीज़ और जोड़ लेते हैं, जो कोल्ड बिहेवियर जिसको कहते हैं। कोल्ड बिहेवियर होना मतलब EQ होना होता है। सी, कोल्ड बिहेवियर का मतलब ये नहीं है कि जैसे आप क्या अपने बिहेवियर को कोल्ड बिहेवियर की तरह वो कर रहे हैं। तो वही मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि मैं इसको क्या कोल्ड बिहेवियर माना जाए कि किसी चीज से फर्क नहीं पड़ा तो कोल्ड बिहेवियर है? नहीं, कोल्ड बिहेवियर का मतलब ये नहीं है। कोल्ड बिहेवियर मतलब जैसे होता है कि आप किसी भी सिचुएशन को इतना बड़ा नहीं बना रहे हैं, समझ रहे हैं आप? सी, कोल्ड बिहेवियर दो तरह से होता है। एक तो ऐसा है कि आपसे कोई इंसान कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है, आप हर हाल में चुप हैं, आप उसको ना परेशान कर रहे हैं फिर इस बिहेवियर से। चुप होके, हाँ, आप वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप जो है, आपका कोल्ड बिहेवियर मतलब आपने सिचुएशन को तमाशा नहीं बनाया और चीज़ों को इमीडिएटली ग्रैब कर लिया और उस चीज सिचुएशन को संभाल लिया, ठीक है, तो वो कोल्ड बिहेवियर। और ये दूसरा कोल्ड बिहेवियर जो कह रहे हैं, रिश्तों में जो कोल्ड बिहेवियर होता है, वो रिश्तों को खराब करता है। कि मतलब आप इंप्रूव करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, सिर्फ आप चुप हैं और चीज़ें चले जा रही हैं, अगला इंसान परेशान हो रहा है। और जो आपने ये बिहेवियर कहा कोल्ड बिहेवियर, लेकिन इस कोल्ड बिहेवियर में इंप्रूव जब आप करोगे, चीज़ों को समझाओगे लोगों को, तो देन इट इज अ गुड, मतलब इसके बाद भी बात करने की जरूरत है। जैसे देखिए, मैं आपको बताऊं ब्रिजेश जी, गुड बॉस और बैड बॉस में क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है?
देखिए दो कंपनी के दो बॉसेज हैं, ठीक है, तो दोनों सेम इंटेलिजेंस लेवल के होंगे तभी वो वहां बैठे हुए हैं, सेम एजुकेशन लेवल के होंगे, सेम टाइम सेम उस पे होंगे, लेकिन उसमें एक गुड बॉस होता है और एक बैड बॉस, अक्सर आपने सुना होगा। तो गुड बॉस और बैड बॉस में क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए बैड बॉस भी काम रिजल्ट निकलवाएगा, ठीक आउटपुट है, आएगा। आउटपुट आएगा, और गुड बॉस भी आउटपुट आएगा, लेकिन टीम उसकी कितनी मोटिवेटेड है वो फर्क पड़ता है। यहां आता है गुड बॉस और बैड बॉस। तो टीम मोटिवेटेड उसी की होगी जो अपने टीम को सिखाएगा, समझाएगा, जरूरत पड़ने पे पनिश भी करेगा, डांटेगा भी, समझाएगा भी, लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट बंदा जो होगा ना, वो अपनी टीम को मोटिवेट करके, सिखा करके आगे बढ़ाएगा, Uplift करेगा। यस। और वो जो जिसको मैंने बोला कि जो बैड बॉस वाली जो डेफिनेशन है, वो चिल्ला आउटपुट तो पूरा निकालेगा, लेकिन आप बताइए उस टीम का क्या हालत होगा। सो ये है गुड बॉस और Temperament हाँ, विद द सेम इंटेलिजेंस, लेकिन देखिए सिचुएशन क्या है उनकी। कोई अपना EQ बढ़ाना चाहे, अपने EQ पे काम करना चाहे तो कैसे करे? वही 4 कंपोनेंट, पहले खुद से शुरू करे। सेल्फ असेसमेंट, हम्म, देन सेल्फ मैनेजमेंट, देन सोशल अवेयरनेस, देन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इन चीज़ों को पहली बात सेल्फ अवेयरनेस से ही इसलिए आता है, पहले अपने आप को देखना शुरू करिए। जैसे कहते हैं ना कि अगर एक इंसान लगातार सबसे परेशान है तो फिर सोचना चाहिए कि अगर मैं सबसे परेशान हूं तो फिर तो दिक्कत यहीं पर है। समझ रहे हैं सही आप? बात है। ये चारों चीज़ों पे जब हम काम करेंगे तो अपने आप हमारा EQ बढ़ जाएगा।